देने के अलावा अखिलेश यादव तंज कसते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने अपने दरअसल बयान में कहा कि आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो, इसका दरअसल खास ख्याल रखा जाए। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत ही पोलाइटली जो है ओम बिरला का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए आगे जो है इसी तरीके से साथ देने की अपील की। तो जिस तरीके से एनडीए की पहली बाधा पार हो चुकी है, तारीफ भी, ताने भी, संविधान की दुहाई भी, अब ऐसे में कैसे पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम कर पाएगी, हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर हम खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी। उनके अलावा मेरे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विश्वनाथ जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो लोकसभा में आज तस्वीर दिखाई दी, कल तक हम ये देख रहे थे कि विपक्षी खेमे के जो नेता थे वो पूरे दमखम के साथ के सुरेश के नाम को आगे रख रहे थे लोकसभा स्पीकर पद के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से जो है ध्वनिमत में हालांकि हार जाने के बाद उन्होंने कोई जोर आजमाइश नहीं की कि वोटिंग भी होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब विपक्षी खेमे के नेताओं को वोटिंग ही नहीं करानी थी क्योंकि नंबर गेम उनके पास नहीं था, लेकिन ये क्या बताने की, क्या साबित करने की कोशिश आज सदन में की गई? तो देखिए, ओम बिरला जी का जो चुनाव था ये तो निश्चित था। विपक्ष को भी ये पता था कि नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं, लेकिन उनका एक प्रयास था कि उपाध्यक्ष थोड़ा सा धमका करके, और क्योंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत की मेजॉरिटी की सरकार बीजेपी शायद बीजेपी और उपाध्यक्ष का पद उनको दे दी और उनका जो है कम से कम कुछ तो दबाव हो जाए केंद्र। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं, हम इसके साथ चलने वाले नहीं। तो इसके इस बात के बावजूद कि विपक्ष ने उनके खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार उतार दिया, लेकिन जब उनको एहसास हुआ, उनके सहयोगियों ने भी इस बात को सख्ती के साथ रखा कि अगर हम संख्या हमारी जो वर्तमान है, अगर वोटिंग में हम डिवीजन के लिए प्रेस करते हैं, वोटिंग में संख्या कम हो जाती है, तो ये और दर्द पिटने जैसी स्थिति होगी और विपक्षी एकता का जो होगा, हम इतने दिन से 1.5 महीने से 2 महीने से जिसका जश्न मना रहे हैं 1 महीने से, वो सब खत्म हो जाएगा। आने वाले समय से आने वाली राजनीति के लिए बहुत खराब संदेश जाएगा। इसलिए विपक्षी खेमे के सहयोगियों के दबाव में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वे कम से कम डिवीजन के लिए प्रश्न नहीं करेंगे, वोटिंग के लिए प्रश्न नहीं करेंगे। क्योंकि संख्या जो वर्तमान जो प्रोजेक्टेड संख्या है, अगर उससे भी नीचे चली जाएगी तो स्थिति बहुत खराब है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें जो है पैरिटी थी, केंद्र में 290 सीट की संख्या है ही एनडीए के पास, और ये संख्या बढ़ने की संभावना थी, 300 के पार जाने की संभावना थी अगर जहां तक वोटिंग की बात होती है। इसलिए बीजेपी को इस बात के लिए तो संतुष्टि थी कि भाई इसमें क्लैरिटी थी कि उनकी चुने जाने में कोई समस्या नहीं। लेकिन विपक्ष को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान दबाव बना ली ओम बिरला के खिलाफ, उम्मीदवार को उतारा को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में विपक्ष को झुकना पड़ा, और ये झुकना इसलिए ही पड़ा क्योंकि उन्हें इनसे आप कह सकते हैं कि इज्जत बचाने के लिए झुकना। बिल्कुल, और क्योंकि नंबर की भी विपक्ष के पास नहीं था तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो दरअसल अपना स्पीकर चुन पाए। मेरे साथ आशीष कोटड़िया भी जुड़े हैं, नेता कांग्रेस। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हैं। प्रदीप जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पहले दिन आपको इमरजेंसी प्रस्ताव लाने की आवश्यकता पड़ गई? सब चीजें सिस्टम में, सब चीजें जरूरत के हिसाब से चीजें आती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं दूंगा आदरणीय बिरला जी को, स्पीकर को दोबारा स्पीकर बने, शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको एक पट्टी पढ़ रहा हूँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि की देश की बचत जो आपने 8 से 1 करोड़ का डाटा दिखाया, शायद हो सकता है कि आज तक किसी भी स्पीकर ने सब नहीं करा होगा जो आपका चैनल दिखा रहा है। देश के खजाने को ना लुटना देना, अनुशासन में पार्लियामेंट चलाना, और वो चीजें आप दिखा रहे हैं चीज को कि पार्लियामेंट चलाया, पार्लियामेंट के नुकसान जो जनता कहती है कि हमारे पैसे में आग लगाई जाती है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, ये जो पार्लियामेंट चलने नहीं देते, अनुशासनहीन काम करते हैं, वो स्पीकर साहब ने दिखाया कि पैसे की बचत कैसे होती है। और आपने ये भी दिखा, उनका शक्तिपन ये भी देखा
कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट जो सांसद बन के आए उन्होंने हुड़दंग मचाया 5 वर्ष, उनको किस तरह उनको सजा भी मिली, निष्कासित भी किया गया। और ऐसी निष्कासित की गई कि एक रिकॉर्ड बना गया कि 140 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित करना पड़ा, जो राहुल गांधी ने। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हुड़दंग को रोकने के लिए पार्लियामेंट चलाई। शायद हो सकता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि विपक्ष को समझना चाहिए। अब आप कहते हैं कि हम बड़े दल के नाते आए, बड़े विपक्ष में बन के आए और पुरजोर तरीके से हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, लोकतंत्र के बारे में जनता को बताएंगे, कानून के बारे में बताएंगे। तो मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, श्री राहुल गांधी जी, जो किताब आपने जो संविधान की किताब देके जो आपने जो शपथ ली है, तो उसके कानून के पढ़ के भी बताएं कि आपके परिवार ने आपने कितने कानून तोड़े, कि कौन सा अब तक कानून चेंज कर दिए, आपने कानूनी किताब चला दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूंगा, कानून कभी खत्म नहीं होता है, केवल संशोधन होता है, केवल कभी कानून की किताब कभी खत्म नहीं हो सकती। और वही लोकतंत्र की बात, जब कांग्रेस के नेता आने वाले हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। यही लोकतंत्र होता है जो आदरणीय बिरला जी ने अपने लोकसभा के अंदर दिखाया। अनुशासन में मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, आपने देखा कल किस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह नए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए उनका हुआ, सांसद महोदय का। बिल्कुल। और देखिए, जो एक शपथ लेने का सिस्टम था उससे विपरीत सब चले। मैं तो चाहे किसी भी दल की हो, सबकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। जो संगठन जो शपथ का सिस्टम है, क्या आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई, किस तरीके से दिलाई? क्या किसी ने अपनी माँ, पिताजी, किसी का नाम लिया, गुरु का नाम लिया? उसी प्रकार से ये भी शपथ ग्रहण समारोह उसी टाइप का था जो राष्ट्रपति जी ने कराया था। मगर सबने कितना अनुशासन तोड़ा, ये हमने आपने देखा कि आज चर्चाएं बनी हुई उन चीजों। मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी दल की हो, जिससे कि आगे गलतियां कोई ना करे। और खासतौर ओबीसी जैसे को तो सबक मिलना चाहिए। ये भारत है, फिलिस्तीन नहीं है। ठीक है। हालांकि जय फिलिस्तीन का उन्होंने नारा लगाया था। ऐसे में प्रदीप जी, क्या अब जो है सरकार की, एनडीए सरकार की क्या चुनौती भी अब दुगनी हो चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा दमखम विपक्ष नेताओं ने दिखाया और राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी चुन लिए गए हैं, उनकी शक्ति अभी अब बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो आने वाला 5 साल है वो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी वाला रहने वाला है। यानी कि जो सरकार पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, माहौल थोड़ा जो है दबाव वाला हो जाएगा सरकार के लिए भी। क्या आदरणीय लता जी, क्या धारा 370 हटाना कानून खत्म करना होता है? क्या विपक्ष को नहीं पता कि धारा 370 खत्म करने थे? इन्होंने पुरजोर तरीके से हंगामा करा और बदतमीजियां करी, निष्कासित भी होना पड़ा। क्या देश हित के लिए इनको खड़ा नहीं होना चाहिए था? 3 तलाक की बात है, ये कह रहे हैं कि हमने प्रदीप जी, कई काम सरकार की तरफ से किए गए, लेकिन कई कामों पर जो है तानाशाह का आरोप भी लगा। कितने विपक्षी नेताओं को जो है संसद से बाहर निकाला, ये इसकी जानकारी आपको भी होगी। लता जी, आदरणीय लता जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। देखिए, जो धर्मस्थली के जो ब्राह्मण पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं या धर्म गुरु होते हैं, सब पे इल्जाम लगते हैं क्योंकि ये कुर्सी ऐसी बनी। ठीक। तो देश हित में काम करोगे बदनामी होगा। मगर बदनाम अगर आपको लगता है प्रदीप जी आपने देश हित में काम किया, तो फिर आप बहुमत तक क्यों नहीं पहुंच पाए? कि आपको अन्य दलों का सहारा लेना पड़ गया, ये नौबत आन पड़ी बीजेपी के लिए? मैं आज बिल्कुल आपने सही कहा आदरणीय लता जी, मैं आपके चैनल से बता दूं, 20% मुसलमानों में 19% मुसलमानों ने एक तरफा पोलिंग करी और ये दिखाया कि मोदी का विकास कुछ नहीं है, लव जिहाद मस्ट है, इस्लाम खतरे में है। जो कांग्रेसियों ने इंडिया.com जिन्होंने भी दिखाया, डर दिखाया, उस डर में मुस्लिम समुदाय को समझ में आया कि भैया बीजेपी हमारे लिए जो है गलत है। क्योंकि जब सीए का बात आई तो सीए में किसी ने सही से मार्गदर्शन नहीं करा। यही बताया कि भाई मुसलमानों की सब मान्यता खराब खत्म हो जाएगी, तुम्हें भगा देंगे, फलाना ढिमकाना, सब ह्यूमर उड़ाया। लेकिन आप लोगों की तरफ से लोगों को समझाया गया, आपके तो नेता, आपकी जो पूरी धरातल तक जो कार्यकर्ताओं की जो पूरी विंग है बहुत ज्यादा मजबूत है, संगठन बहुत ज्यादा मजबूत आपका है। हाँ, ऐसा होता है, जो कौम फतवे पे चलती हो उसका कुछ नहीं हो सकता। उससे देखिए, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी प्राइवेट चैनल का, तो उसने पूछा भाई आपने कांग्रेस को वोट दिया, क्या देख के वोट? बोले भाई हमारे
मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ था, कांग्रेस को वोट दिया था। बोले घर मिला, हाँ जी मिला, राशन मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है, बोले जी हाँ जी मिल रहा है, आप पे जमीन नहीं मिली, बोले जी हाँ जी मिल रही है, लाइट भी मिल रही है। बोले मगर वोट क्यों नहीं दिया? बोले नहीं जी, फतवा था मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से। तो वो सारा जो हमने विकसित करने के लिए, जो हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले लोग, ये कॉन्सेप्ट, ये कंसर्न जो भी रहा हो, ठीक है मैडम, एक मिनट लेता नहीं, मेरी लेट ठीक है, लेट कंप्लीट, ओके कंप्लीट कीजिए, ओके। उनको उनको एक भारत श्रेष्ठ भारत का ज्ञान समझ में नहीं आया। ठीक है। उनको हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो समझ में नहीं आया। हम भारत के विकास की बात करते हैं, वो समझ में नहीं आया। उनको समझ में आया 8,500 रुपए जो खटाखट कहे गए कि भाई 4 तारीख को इलेक्शन है, 5 तारीख को राहुल गांधी आपके अकाउंट में डालेंगे। जो उनके कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों में जाके, मदरसों में जाके जो चीजें समझाई, और आज दुनिया भर की वीडियो आ भी रही है, आप भी आई होंगी। लेकिन जो खटाखट फटाफट सटासट का जो ये नारा था, ये तो सभी पार्टी के नेताओं ने इस्तेमाल किया, इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ा। जितना देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो देश का जितना वफादार आज रिटायर्ड सिपाही है, क्या कह रहा है कि अगर जंग होती है तो हमें 2.5 जगह लड़ना पड़ेगा। भाई 2 तो पाकिस्तान और चाइना। अब ये 2.5 जगह क्या है? अब ये 2.5 जगह समझिए ना, 2.5 जगह क्या है? 2.5 जगह वो है जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। चलिए, आपने अपनी बात रखी, लेकिन प्रदीप जी आपने मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया। आपने बिल्कुल पूरी भूमिका बता दी कि किन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, किन लोगों के लिए फतवा जारी किया गया था, लेकिन आपने ये नहीं बताया ये जो आंकड़ा है 233 और 293 का, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दबाव होगा सदन में? क्योंकि अब जो आपके नेता कम होंगे, अब विपक्षी के नेता भी वहां पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल होंगे। और दबाव की बात तो ये है, देखिए ना तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में रही। अगर दबाव में होती तो हमारे जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो 1 दिन की सरकार पे चले गए थे, 3 दिन की सरकार में, 13 दिन की सरकार में चले गए थे, अगर वो कंप्रोमाइज और कांग्रेस की तरह सांसदों की दलाली करते होते अगर भारतीय जनता पार्टी, तो सरकार लंबे टाइम चलती। मगर आदरणीय हमारे सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंप्रोमाइज नहीं करा, अब इस्तीफा दे दिया। चलिए, तो इसी प्रकार मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं भी खत्म कर रहा हूँ। इसी प्रकार भारत की विकसित और विकास के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करे, सरकार रहे या ना रहे। हम देश के विकास के लिए आए हैं, 140 करोड़ जनता के लिए आए हैं। मगर जनता ने ये जरूर बता दिया कि तुम मेरा भला मत करो, मेरा तो भला हुआ है, मेरे तो खटाखट आप पैसे दो। चलिए विश्वनाथ जी, क्या जनता ने वाकई ये बता दिया कि हमें आपकी तरफ से कोई भलाई नहीं लेनी है, हम अपने आप सक्षम है अपने पेट को पालने के लिए? इसी का नतीजा था कि जो वोट अभी हुए लोकसभा चुनाव के जो इलेक्शन हुए, इसमें जिस तरीके से बीजेपी बहुमत तक को हालांकि नहीं छू पाई, और अब जिस तरीके से सदन में जो माहौल आपको दिखाई पड़ा विश्वनाथ जी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या तस्वीर बयां करने वाली है आगामी 5 सालों की? लता जी देखिए, ये बात तो कोई हो रहा नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज। एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी देश के विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक धरातल पर बहुत सी शक्तियों के लिए एक चैलेंज बन गए, जो सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को उनकी कुर्सी से, उनकी सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करते। इसमें विश्व की वो बड़ी शक्तियां भी थी, वो बड़ी ताकतें भी थी, जो भारत की बढ़ती सामर्थ्य से बहुत चिंतित थी। उन्हें इस बात का तय हो रहा था कि अगर इस भारत इस गति से बढ़ेगा तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए बड़ा चैलेंज है। ये तो समग्र रूप से तैयारी कहीं कंबाइंड एफर्ट जो था, सभी फोर्सेस था, उसने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट किया। उसके बाद भी इन लोगों के प्रयासों के बाद, विपक्ष के प्रयास के बाद, और उसके बाद 2 साल की कथित रूप से एंटी इनकम्बेंसी के बाद सरकार लगातार पूरे एनडीए की सरकार थी, दोनों बार एनडीए की सरकार रही, इस बार भी एनडीए अपने पूरे बहुमत के साथ। ये जरूर है कि संख्या जो बल की जो अपेक्षा थी उसमें थोड़ी कम हुई, लेकिन इस बात को देखना कि उसके इतने प्रयासों के बाद भी अगर देश में मोदी जी अपनी संख्या को रिटेन कर पाए 3rd टाइम, ये ऐतिहासिक घटना है। बता दी, इस चीज को सामान्य रूप से कम जब भी सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जब भी इसको स्टडी करेंगे तो उनके लिए बड़ा चैलेंज का विषय होगा आने वाले समय में कि किन परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में इस सरकार ने अपनी स्थिति को रिटेन किया। एक छोटी बात नहीं,
ये इस बात को बहुत बेसिकली स्वीकार करता हूँ। ठीक है। और क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इतना बड़ा चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। चलिए, एक बड़ा चैलेंज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो चैलेंज क्रिएट किया गया विपक्षी खेमे के नेताओं की तरफ से, अब इसका असर इन 5 सालों में कितना रहता है, कितना काम जो है वो विपक्ष जो है लोगों के लिए करवा पाते, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों ने समय दिया। विश्वनाथ जी बहुत शुक्रिया, प्रदीप भटनागर जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।